प्योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं दिल्ली स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज है इस साल का आखिरी कारोबारी दिन और जनवरी सीरीज का पहला दिन और बाजार की कल की रिकवरी हमने देखी थी आखिरी हाफ में और आज हम देख रहे हैं कि उस रिकवरी को कंटिन्यू कर रहा है बाजार। हालांकि रेंज आज भी सीमित है। अभी शुरुआती जो 2 घंटे के आसपास का कारोबार हुआ है वहां से संकेत यही मिल रहे हैं। अब देख रहे हैं कि 18,250 के आसपास से निफ्टी बढ़त है करीब 4.5% के आसपास की। सेंसेक्स से 150 के ऊपर और निफ्टी बैंक की बात करें तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा ये गिरा है। उसके चलते अब देखने की सपाट ट्रेड हो रहा है 43,273 के आसपास। लेकिन कल के निचले स्तर से अगर आप जोड़ेंगे निफ्टी बैंक को तो तकरीबन हम देख रहे हैं कि 700-800 अंकों के आसपास की बढ़ोतरी है। तो ट्रेंड यहां पर पॉजिटिव है और एडवांस डिक्लाइन की जो रेशियो है वो पूरी तरह से आज बुल्स के फेवर में है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले करीब 5 बढ़ने वाले शेयर या फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा ही आपको बाजार में दिखेंगे। आज मेटल शेयर चमक रहे हैं, कुछ ग्लोबल ट्रिगर्स भी हैं, कुछ प्राइस इंक्रीज का ट्रिगर है। हिंडाल्को करीब 3% ऊपर है। फाइनेंशियल्स में आज रौनक है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों ही शेयर आज चल रहे हैं। टाटा स्टील, ओएनजीसी, टाइटन में आज फिर से बाइंग लौटी है। टाटा मोटर्स भी आज ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस में थोड़ा सा खेमा बटा हुआ है। सरकारी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जीआईसी, आरई, न्यू इंडिया एश्योरेंस, वहां पर 8 से 10% के आसपास का जबरदस्त उछाल है। लेकिन निफ्टी में एसबीआई लाइफ आज सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। 1% से थोड़ी सी ज्यादा की गिरावट वहां पर है। लेकिन आयशर थोड़ा सा कमजोर है। 1% ऑटो बिक्री के नंबर्स भी अब आ जाएंगे 1 तारीख को, तो उस पर नजर रहेगी और आपको दिन के दौरान हम बताएंगे भी कि ऑटो बिक्री के को लेकर अनुमान क्या है अगर हम दिसंबर के महीने की बात करें तो। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये शेयर हमने थोड़ी रफ्तार देखी थी। आज थोड़ी सी नरमी है। जो दिग्गज जो फ्रंटलाइन बैंकर्स हैं वहां पर हम देख रहे हैं थोड़ी सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है। एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो। लेकिन चलिए अब आपके हम सवाल लेंगे और सवाल लेने से पहले तरीका उसका बता देते हैं। तरीका रोज की तरह बेहद सिंपल है। 9167329108 पर फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप इंडियन स्वदेश को देख रहे हैं तो हमारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप इजीली अपने सवाल हमसे शेयर कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सवालों को शो में जरूर शामिल किया जाए और इन सभी माध्यमों से हम दर्शकों के सवाल जरूर लेते भी हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान, शेयर इंडिया के रवि सिंह और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। रवि और नीलेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। अब तो आज आखिरी दिन है रवि, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया की भी फीलिंग आती है और अब नजर अगले साल पर हो जाएगी। नीलेश, शुरुआत आपसे कर लेते हैं एक बार लेवल्स को लेकर, उसके बाद जरा आगे की हम चर्चा करेंगे। ठीक है रवि, ये बताइए कि आप चूंकि टेक्निकल्स भी ट्रैक करते हैं, कल हमने बहुत अच्छी रिकवरी देखी। 18,000 के स्तरों से 18,200 के आसपास निफ्टी पहुंच गया और उसके पास जाकर क्लोजिंग दी। आज वो एक्सटेंड हो रही है। आगे के लिए क्या रेंज आप देख रहे हैं रवि और सजेस्ट क्या करेंगे आप? देखिए, इस समय मार्केट पूरे ग्रीन ट्रेंड में है, लेकिन आप एक स्पेसिफिक अगर देखें तो ज्यादातर जो फ्यूचर में स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं और खास तौर से जो 100 रुपए से नीचे के स्टॉक्स हैं उनमें एक बड़ा बूम देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक तो एक्शन अभी भी बाकी है, ये कहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखिए। जहां तक निफ्टी के लेवल्स की बात है, देखिए जब तक निफ्टी 200 के ऊपर 18,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक अभी थोड़ा सा यहाँ पर अप ट्रेंड रहेगा। थोड़ा सा करेक्शन अगर मिलता है तो फिर भी बाय करके चल सकते हैं। आज जो निफ्टी का ऊपरी लक्ष्य होगा वो होगा 18,280 का। अभी चल रहा है 240 स्पॉट लेवल, लेकिन 280 के लक्ष्य आज अचीव करता हुआ नजर आएगा। अप साइड में अभी ये रैली 350 पॉइंट तक जाती हुई नजर आएगी, यानी 18,350 के लेवल आपको नजर आएंगे। सपोर्ट काफी स्ट्रांग है 18,200 पे, 18,150 पे, तो मुझे लगता है ये लेवल्स अभी नहीं टूटेंगे। जो रेजिस्टेंस है वो 18,350 और 18,420 ये लेवल है रेजिस्टेंस के। अब बात एक बार बैंक निफ्टी भी कर लें तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी कंसोलिडेटेड यहां पर दिखाई देगी, थोड़ा रेंज बाउंड एक्टिविटी होगी, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 43,100 का है। अभी थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा करेक्शन और देखने को मिलता है तो वापस से जो आज का हाई है 43,500 वो लेवल फिर से अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो रेजिस्टेंस भी वहीं पर डबल टॉप इंफॉर्मेशन बन रही 43,500 और 43,750 ये रेजिस्टेंस लेवल है जिनके बीच में दायरा आज रहेगा, खासतौर से बैंक निफ्टी का।
ओके, तो ये राय बैंक निफ्टी में आपको दे दी गई है और निफ्टी पर भी आपसे आउटलुक बताया गया। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता ही दिया है। लगातार हमारा फोन लाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इस बीच पहले दर्शक का भी सवाल हमें आया है व्हाट्सएप पर। जगजीत जी का, हरियाणा से हैं ये, और इनका सवाल है पीएनबी पर। इन्होंने 1000 शेयर्स लिए हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक के। 54 रुपए के भाव पर इन्होंने एंट्री की हुई है और क्योंकि शेयर्स की क्वांटिटी भी अच्छी है, इस वजह से मुनाफा भी इनको हो रहा है इस वक्त स्टॉक में। पीएनबी इस वक्त 5680 के पास कारोबार कर रहा है और हम देख रहे हैं कि आज भी करीब 2.5% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। 2-3 हज़ार के आसपास का मुनाफा इस वक्त इनको इस स्टॉक में हो रहा है। रवि, सरकारी बैंकों में हमने देखा ये साल तो पूरा बैंकों के नाम ही था, स्पेशली जो सरकारी बैंक थे वो वहां पर काफी अच्छा रनअप देखने को मिला। अब आगे के लिए क्या आउटलुक शेयर करेंगे? जनवरी सीरीज में किस तरह का आउटलुक आप शेयर करेंगे सरकारी बैंकों के लिए? और पीएनबी पर भी अपनी राय दीजिए। इनका शायद ट्रेडिंग का ही नजरिया लग रहा है, इन स्तरों पर निकल जाने की राय देंगे या अभी भी और तेजी के लिए बने रह सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक में? देखिए, अगर ट्रेडिंग का नजरिया है, इस समय चल रहा है 56.75, आप 56 का एक स्टॉप लॉस ले लीजिए जिससे कि आपके 2 रुपए का प्रॉफिट बुक हो जाए और उसके नीचे अगर जाता है तो वापस से आपको 50 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है ट्रेडिंग नजरिए से अगर आप देखते हैं तो आपको 200 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट, जो 2 रुपए का प्रॉफिट मिलता है उसको बुक कर लेना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है अप साइड में, अगर जब तक 56 का लेवल नहीं कटता तब तक अभी आप बने रहिए। और रही बात अप साइड का, तो एक बार 58 रुपए के पास आता है तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरी तरफ आपने जो पूजा जी बात की पूरे सेक्टर की, आपको याद होगा हम लोग कंटिन्यू बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, इन सब पे रिकमेंडेशंस कंटिन्यू देते आए हैं कि इनके फंडामेंटल काफी अच्छे हैं और अच्छे चले हैं। आप देखें लोअर लेवल से देखें तो 30 से 35% की रैली ये स्टॉक दिखा चुके हैं और अभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा की सिर्फ बात कर ले तो लगभग 240 रुपए तक का ये लक्ष्य अचीव कर सकता है। तो अभी यहां से रनअप काफी अच्छा है और अब चूंकि साल का आखिरी दिन है, आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और अगले साल की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि इस समय बैंकिंग सेक्टर पे बिल्कुल बुलिश रहिए। अभी फरवरी तक बजट है और बजट से इस पहले आपको बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा और बूम देखने को मिलेगा। और दिग्गज बैंक में जैसे एसबीआई आप अगर फोकस में करते हैं तो मुझे लगता है वो भी आपको 680 तक के लक्ष्य दिखा सकता है। तो ओवरऑल यहां पर अभी पॉजिटिव मोमेंटम है और वो अभी बना रहेगा। ठीक है, तो बैंकिंग स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं आपको रवि। आगे बढ़ेंगे, शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाब से। शिव कुमार जी नमस्कार, कौन सा सवाल है, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर मेरे पास IRFC है सर 1000 स्टॉक और दीपक नाइट्रेट है सर 20 स्टॉक सर। IRFC उसके बारे में 28 पूछना के भाव पर है। हाँ जी। ठीक है, IRFC में से मुनाफा हो रहा है। दीपक नाइट्राइट को भी चेक करेंगे, ये है 1810 रुपए के भाव पर और ये शेयर भी आपको मुनाफा दे रहा है। इस वक्त 2000 रुपए के आसपास के भाव हैं। शिव कुमार जी, आपके ये दोनों शेयर जो हैं क्या आपने महीने 1.5 महीने पहले खरीदे हैं क्या? हाँ जी सर। ठीक है, हाल फिलहाल की बाइंग है, जब स्टॉक्स में करेक्शन आया था तो सही पॉइंट मिल गया एंट्री के लिए। नीलेश, IRFC पहले चेक करेंगे। 28 की बाइंग है, 700 क्वांटिटी इनके पास है और शेयर में इनको प्रॉफिट हो रहा है। वैसे हमने देखा है कि IRFC कभी मूव नहीं करता था और यही हाल हमने देखा था कि बाकी रेलवे स्टॉक्स का भी होता था अगर हम IRCTC को छोड़ दें तो। लेकिन इस साल सरप्राइज किया इस सेक्टर ने। IRFC आपको लगता है कि अभी भी इसको होल्ड करना चाहिए, ये प्रॉफिट और ज्यादा दे सकता है, या फिर 5-6 रुपए के आसपास का जो प्रतिशत मुनाफा हो रहा है उसको बांध ले और निकल जाए इससे? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए ओवरऑल मेजर स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ एक महीनों में एक शार्प रन अवे हमें यहाँ पे देखने को मिला है, अपमूव देखने को मिला है। लगभग 21 से 22 रुपए से 36 रुपीज के यहाँ पे हाइज बने थे। अब देखिए बजट के पहले अमूमन रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, उसी प्रकार का मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो आइडियल प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है वो होनी चाहिए 35 से 36। अगर इस जोन में आता है तब वहां पे मुनाफा जरूर बांधे, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग हमें ऊपरी स्तरों से देखने को मिलेगा। करंट लेवल पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए अपनी पोजीशन में बने रहे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब निकल के आ रहा है 30 रुपए 50 पैसे के आसपास। ऊपरी स्तरों पर 35 से 36 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी।
के साथ IRFC के शेयर में बने रहें। 35-36 रुपए का लेवल मिले तो आप इससे निकल जाइए, ये सलाह है नीलेश की। लेकिन नीलेश, दीपक नाइट्राइट पर आपका क्या व्यू होगा? हालांकि इनकी नीचे के भाव पर खरीद है और इनको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इस साल अगर हम देखेंगे तो ऊपरी स्तर से तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी तादाद हो सकता है कि 75, 80, 100 हो, जो कम से कम 52 वीक हाई से 25 से 30-40% के आसपास का करेक्शन दिखा चुके हैं। दीपक नाइट्राइट इस करेक्शन के बाद अब थोड़े से सुधार वाली प्रक्रिया में जा रहा है, 2000 रुपए के आसपास के भाव पहुंच गए हैं। आपको लगता है कि ये जो पुलबैक इसमें हो रहा है ये अभी और कंटिन्यू होगा यहां से? बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक। देखिए, आपने ओवरऑल मेजर केमिकल स्पेस में हमें इस साल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और दीपक नाइट्राइट स्पेसिफिकली एक अंडर परफॉर्मर साबित हुआ है। काफी लंबा कंसोलिडेशन हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये पूरे कैलेंडर ईयर में देखें तो ऊपरी स्तरों पर लगातार 2400 के आसपास यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनता है, सप्लाई जोन है, और वहीं 1700 के आसपास एक बाइंग जोन निकल के आ रही है। तो करंटली ये एग्जैक्टली इन बिटवीन प्लेस है। यहाँ पे करंटली जो लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं उनको बने रहने की सलाह होगी। 1850 का यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉटम छोटे टाइम फ्रेम पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट लेवल से एक पुल बैक की संभावना नजर आती है। 2100 से 2200 तक के इमीडिएट टारगेट को ध्यान में रख के करंट लेवल पे लॉन्ग पोजीशन को इंटैक्ट रखें, 1850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर 2200 के पार निकलता है तब वहां पे एक बड़ी तेजी की संभावनाएं ध्यान में रख के चल सकते हैं, बट यस, करंट लेवल पे होल्ड करने की सलाह होगी। ओके, तो करंट लेवल पर होल्ड करने की सलाह होगी दीपक नाइट्राइट में। अगला सवाल हमें फेसबुक पर भेजा है भोपाल से राघवेंद्र जी ने, और इनका सवाल है विप्रो पर। विप्रो के इन्होंने 52 शेयर 630 के भाव पर लिया हुआ था और काफ़ी ऊपरी स्तर पर इन्होंने इस शेयर में एंट्री किया। हमने देखा था कि बीच में एक काफ़ी शानदार तेज़ी आई थी, तमाम IT स्टॉक्स चल रहे थे उस बीच, और उसी में इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की। ये पिछले साल की बात है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो लेवल्स वापस दोबारा नहीं दिखे और तब से स्टॉक में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। रवि, क्या सजेस्ट करेंगे आप? विप्रो में थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया था और इनके भाव से काफ़ी नीचे आ चुका है शेयर, करीब करीब 12,000 का नुकसान भी इनको स्टॉक में हो रहा है। विप्रो में क्या सलाह देंगे आप? देखिए, मुझे लगता है इनको अभी बने रहना चाहिए, और अगर एवरेज कर सकें तो आप यहाँ पर जरूर एवरेज करिए। स्टॉप लॉस एक 370 रुपए का लॉन्ग टर्म रख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। आपको वापस रिकवरी दिखाई देगी, और वापस रिकवरी 580 और 600 के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा, कम से कम 1 साल का समय लग सकता है। और पहला ऑप्शन तो आपके पास ये स्ट्रैटेजी है। दूसरा है कि आप विप्रो का सौदा काट के इन्फोसिस की ट्रेंड पकड़ लीजिए, वो ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो मुझे लगता है आप दोनों में से जो आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सूट करता है आप वो करें, ज्यादा बेटर है। लेकिन सजेशन यही होगा कि अगर इन्फोसिस की ट्रेंड पकड़ते हैं तो जल्दी प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। ठीक है, इन्फोसिस की ट्रेंड पकड़ना बेहतर होगा, विप्रो की सवारी ना करें तो बेहतर है। इसने सबसे ज़्यादा निराश किया है। अगर हम दिग्गज IT कंपनियों की बात करें तो इस साल ऊपरी स्तरों से सबसे ज़्यादा टूटा है, 400 रुपये के आसपास का भाव है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि SREI ग्रुप की 2 कंपनियों को खरीदने के लिए रास्ताकशी जारी है। और एक बड़ी खबर लेकर इस बारे में हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, श्री ग्रुप कंपनीज को एक्वायर करने की रेस में फिर से एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऑथम इन्वेस्टमेंट ने जो अपनी पुरानी बिड थी 4500 करोड़ रुपए की, उसको बढ़ाकर करीब 15,000 करोड़ रुपए कर दिया है। और ये कहानी ऐसा नहीं है कि यहीं पे ये हाईएस्ट बिडर घोषित हो जाएंगे, बल्कि जो बाकी जो बिडर्स हैं उन्होंने भी अपने रिवाइज रेजोल्यूशन पेश किए हैं। मसलन जो वर्डे एरिना ग्रुप कंसोर्शियम है उसने करीब 14,500 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है, और जो NARCL है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उन्होंने भी 14,000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। अब जो डिसीजन होगा वो एक चैलेंजर राउंड के बाद होगा। ये चैलेंजर राउंड में बाकी जो बिडर्स हैं वो चैलेंज कर सकते हैं, मतलब अपने बिड को इंप्रूव कर सकते हैं, और ये अगले हफ्ते कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद COC एक वोटिंग करेगी, मतलब जो कमेटी ऑफ कंसोर्शियम होती है जो लेंडर्स की, वहां पर वोटिंग बेस्ड ऑन इंटरनल्स ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, मीनिंग जितना भी उसमें कैश अपफ्रंट ज्यादा होगा, या फिर जो अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू लेंडर्स को जिस भी प्लान में ज्यादा मिलेगी, लेंडर्स वहां पर जाना चाहेंगे। तो ये मीटिंग जो होने वाली है वो अगले हफ्ते होगी, और जो चैलेंजर राउंड है वो मंगलवार को होगा।
अगर हम टोटल डेट की बात करें श्री ग्रुप कंपनीज की, तो ये करीब 32,000 करोड़ रुपए है। और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये लीड क्रेडिटर्स थे श्री ग्रुप कंपनीज के, और इसको इंसॉल्वेंसी में गए हुए करीब 1 साल हो गया है। अब देखना यह होगा कि कितना जल्दी इन दोनों कंपनीज का रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, तो एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी आपको अंकुर दे रहे थे एसआरआई ग्रुप की कंपनियों की बारे में। आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक को जोड़ेंगे। पंजाब से सौमित हमारे साथ हैं। सौमित नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ जी, नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर व्यूअर्स। आपको भी सर, नए साल की बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, वेदांता के शेयर हैं सर मेरे पास 200 शेयर हैं। हाँ जी, 306 के प्राइस पे है सर। 306 के प्राइस पर हैं, 200 शेयर हैं, 311 रुपए के आसपास का भाव है। हाल फिलहाल की खरीद है सौमित आपकी? हाँ जी, अभी खरीदा है सर मैंने ट्रेडिंग के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं और ऐड करूँ इसी पे या इसी को लेकर के प्रॉफिट बुक कर लूँ? तो ये आपने ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है, कब तक आप इसको होल्ड करना चाहते हैं? मैं बस ये इन जनवरी में वेट कर सकता हूँ। जनवरी तक आप इसको समय दे सकते हैं। नीलेश, आज हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स थोड़े से फ्लेवर में हैं। एक तरफ तो एचआरसी यानी कि हॉट रोल्ड कॉयल की कीमतें हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही हैं। एक वो ट्रिगर है, उसके चलते स्टील वाला खेमा चल रहा है। दूसरी ओर एल्यूमिनियम वाली कंपनियों में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा उत्साह है, क्योंकि चाइना ने एल्यूमिनियम पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। तो ये एक खबर है हमारे डोमेस्टिक कंपनी के लिए, ट्रिगर का काम कर रहा है। वेदांता 311 रुपए का भाव है, जनवरी का समय दे सकते हैं, होल्ड करना चाहिए, और कहां तक का भाव जाते देख रहे हैं इस कंपनी के? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए सबसे पहले तो हमें निफ्टी मेटल इंडेक्स की ओर नजर डालनी होगी। निफ्टी मेटल इंडेक्स अपने मल्टी ईयर हाई के आसपास फिर से पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जो प्रीवियस हाई था वो यहाँ पे ब्रेक होने की तैयारी है, जो लगभग 6800 के आसपास का था। अब ऑल टाइम हाई लेवल्स की ओर निफ्टी मेटल इंडेक्स चार्ट पर जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके चलते निफ्टी मेटल के सारे काउंटर अच्छे लग रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक काउंटर जो हमें पसंद आ रहे हैं उसमें से एक है हिंडाल्को। उसके अलावा स्टील स्पेस में देखे तो जेएसपीएल अच्छा लग रहा है। उसके अलावा वेदांता भी हमें पसंद आ रहा है। इनकी खरीद भी निचले स्तर होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार के लिए बने रहने की सलाह होगी। 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखें तो 297 के आसपास का है। उसके बाद 50 डीएमए भी लगभग 305 रुपए के आसपास का है। तो कहीं ना कहीं 300 से 305 की जोन में काफी अच्छा सपोर्ट उभर कर निकल के आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर इमीडिएट बेसिस पे 318 तक का मूव, अंडरलाइन में कैश स्पॉट के लेवल बता रहा हूँ, 318 तक का मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 318 के लेवल अगर ब्रीच हो जाते हैं, उसके बाद एक बड़ी तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे 350 तक इस काउंटर को लेके जा सकती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे 300 के आसपास का, और इमीडिएट बेसिस पे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया है तो 318 से 320 के जोन में प्रॉफिट बुक करें। और अगर ये थोड़ा सा समय दे सकते हैं तो यहाँ पे 350 तक के लेवल नेक्स्ट 2 से 3 महीनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा समय दीजिए आप इस स्टॉक में, 2 से 3 महीने में आपको और अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है वेदांता के स्टॉक में। अब आगे बढ़ते हैं और हमें अगला सवाल आया है ट्विटर पर श्रुति जी का, और इनका सवाल है आईटीसी पर। 500 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, इनका जो खरीद भाव है वो 340 का है। हाल फिलहाल की खरीद लग रही है इनकी, और इसमें देखिए 334 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। नीलेश, आप ही सजेस्ट करिए, आईटीसी में क्या लेवल्स आप देख रहे हैं, आगे टारगेट क्या देंगे, और क्या स्टॉप लॉस भी सुझाएंगे इनको, श्रुति जी को, इस स्तरों पर? बिल्कुल पूजा जी, देखिए काफी अच्छा यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हमें देखने को मिला था 325 के लेवल के आसपास। अब 325 के लेवल के आसपास के बेस फॉर्मेशन के बाद फिर से एक अपमूव यहाँ पे शुरू होता हुआ नजर आएगा हमें। जनवरी सीरीज की जहां तक बात है, मेरा ये मानना है कि 350 से 360 तक के लेवल आईटीसी में हमें देखने को मिल सकते हैं। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई मार्क है वो लगभग 361 के आसपास का है, जो कोई गोइंग फॉरवर्ड हमें पीछे यहाँ पे टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि लगभग 324 के आसपास निकल के आ रहा है, और उसी स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहें। ऊपरी स्तरों पर 350, 355 और 360 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आईटीसी जिन स्तरों से होकर वापस आया, फिर से वहां तक जाने का ये दम दिखाएगा। कल हमने देखा था कि एफएमसीजी स्पेस में थोड़ी सी सुस्ती थी, नरमी थी, और आज भी कोई खास एक्शन दिख नहीं रहा है। एक दायरे में ही ट्रेड हुआ है आईटीसी के शेयर में। आप देखिए बहुमुश्किल 2.5-3 रुपए के आसपास का दायरा है इस शेयर में अब तक का। औरंगाबाद से अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैंने गायत्री प्रोजेक्ट का 2765 शेयर लिए हैं 19.22 के भाव से।
अश्विनी, ये बताइए कि आपने ये शेयर किसकी सलाह पर लिए थे? हाँ, ऐसा ही पहले लिया था तो मुनाफा हुआ था मुझे, इसीलिए। ठीक है, आपसे गुजारिश करेंगे, ये दरख्वास्त है हमारी कि देखिए ऐसे शेयर नहीं लेने चाहिए क्योंकि इस तरह से शेयर लेना आप एक तरह से हम कह सकते हैं कि सट्टेबाजी कैटेगरी में, कि आपने कई बार लिया, आपको फ़ायदा हो गया और आप उसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं, कितनी ऑर्डर बुक है, कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थिति क्या है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें स्टडी करके शेयर लेनी चाहिए अश्विनी जी। तो एक तो कॉशन आपको ये देते हैं, लेकिन अब चूंकि आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो इस पर हम राय भी लेंगे। 19 रुपये 22 पैसे का खरीद भाव है रवि गायत्री प्रोजेक्ट्स में, 8.25 रुपये के आसपास का शेयर है और अब देख रहे हैं कि ये साल के निचले स्तर पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 8 रुपये 80 पैसे के आसपास का भाव है। कैसी लगती है आपको कंपनी और क्या सलाह देंगे? छोटी कंपनी है, देखिए 200 करोड़ रुपए से भी कम का इसका मार्केट कैप है। देखिए 200 रुपए से कम का मार्केट कैप है, लेकिन एक क्वार्टर का लॉस इनका 250 करोड़ का है, तो अंदाजा लग जाता है कि कंपनी जितनी वैल्यूएशन उससे कहीं ज्यादा का लॉस अपने फाइनेंशियल्स पर दे रही है। और बिल्कुल एकदम सही बात कही आपने अभिषेक जी। मैम जब भी कोई भी स्टॉक खरीदे एक बार फाइनेंशियल्स को जरूर देख लीजिए। ट्रेडिंग पे भी अगर आप देखती हैं तो 50 रुपए से स्टॉक गिरता हुआ 8 रुपए आ चुका है, 8 रुपए से गिरता हुआ 1 रुपए रह जाएगा। तो बेटर होगा कि जो पैसा आपका बचा है उसको आप निकाल लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स की चर्चा होती है ईटी स्वदेश पे, वीआईपी स्टॉक्स का एक पूरा का पूरा बास्केट 1:30 बजे आता है, आप उसको फोकस करें, उनके स्टॉक्स लें तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छी चमक बनी रहेगी। राइट है तो सर, राइट है तो सर, ये सलाह आपके लिए गायत्री जी, इसका ध्यान रखिए। और शो के दौरान हमने काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स भी सजेस्ट किए हैं, उन पर चर्चा हुई है, आप वहाँ पर भी नज़र रख सकती हैं। फिलहाल इस स्टॉक से निकल जाने की राय कोई भी उछाल आपको नज़र आता है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र से संजय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड मॉर्निंग। संजय जी आपसे रिक्वेस्ट होगी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए अपना संजय जी, और टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हेलो सर, मेरे पास अशोक लेलैंड है 2002 से, @ 13.65 से लिया है, तो अभी क्या करना चाहिए उसको? चलिए उस पहले तो कांग्रेचुलेशन, शेयरों की संख्या आपने थोड़ी कम ली थी, लेकिन देखिए प्राइस के टर्म्स पर अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको हो रहा है इस शेयर में, करीब 40,000 का मुनाफा है। काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखा होगा आपने इस बीच अपने स्टॉक में, अपनी होल्डिंग में, बट पेशेंस के साथ होल्ड किया और देखिए उसका फ़ायदा भी हुआ। तो हर तरीके के निवेशक हैं इस वक्त, और संजय जैसे भी देखिए दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं जो कि लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, बाजार को समय देते हैं, पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं और उनको मुनाफा भी होता है। रवि आप सजेस्ट करिए, खरीद भाव तो इनका 13 रुपये 65 पैसे पर था, 2002 की होल्डिंग है इनकी, 144 पर अब स्टॉक पहुंच चुका है, एक लंबा समय दे चुके हैं और काफ़ी धीरज के साथ इस स्टॉक को इन्होंने होल्ड किया था। अभी क्या सजेस्ट करेंगे अशोक लेलैंड में आप? देखिए पूजा जी, ये एक एग्जाम्पल है कि 3,000 रुपए अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो तो शायद इतना बड़ा पैसा नहीं होता, यानी 40,000 रुपए हो गए हैं आपके, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी जरूरत है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से एग्जिट होना चाहते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है, तभी आप इससे एग्जिट करिए, नहीं तो ये डे टू डे प्राइसेस ऊपर नीचे आप देख के डरने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक अभी भी अच्छा है, आगे भी अगर 4 साल 5 साल रखेंगे तो ये डबल हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि लेवल आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं कहूँ 130 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, तो वो इतना आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। तो बेटर है आप अपनी रिक्वायरमेंट देखें, अगर आपको जरूरत है तो आप निकल जाइए, नहीं तो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से देखते हैं तो साल भर में 18 से 20% के रिटर्न दे सकता है। जनवरी तक में अगर आप अगले साल 2023 का आउटलुक देखते हैं तो ये 180 तक के लक्ष्य अचीव कर सकता है। तो मुझे लगता है चलने दीजिए इन्वेस्टमेंट को। आज वो जो रेंज है
कल जहां क्लोज हुआ बाजार 18,200 के आसपास, उसके आसपास ही हम देख रहे हैं हल्की सी बढ़त है। 18,227-28 का स्तर आपको निफ्टी में दिखेगा। बजाज फिनसर्वे निफ्टी का टॉप गेनर और तमाम हम गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में भी आज एक्शन देख रहे हैं। अगला सवाल लेंगे उत्तर प्रदेश से। शरद हमारे साथ हैं। शरद नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? यस बैंक का शेयर लिया हुआ सर मैंने। कब लिया शरद आपने? सर यस बैंक के शेयर लिए हुए सर मैंने। आपने शरद कब खरीदे शेयर ये? सर करीब 1.5 ईयर हो गया। 1.5 साल पहले 45 के भाव पर। भाव क्या है अभी सर? फिलहाल 20 के लमसम में, 20 के आसपास। और शायद आपने, लेकिन हमें जो जानकारी दी है शरद, उसमें आपने भाव शायद मेंशन किया है 45 का। तो जरा इसको पहले चेक कर रहे हैं, उसके बाद आपको राय देंगे, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में कभी इस भाव के आसपास तक भी ये शेयर गया होगा, इसके बारे में हमें शंकाएं हैं। लेकिन रुकिए चेक करते हैं इसको, इस पर राय लेते हैं। 20 के आसपास आप बता रहे हैं, ठीक है। रवि, 20 रुपए का यस बैंक इन्होंने खरीदा है जैसा बता रहे हैं, और 20 रुपए के आसपास ही है, और ये तब है जबकि इस साल ये शेयर 50% चढ़ा है, यानी करीब करीब 1.5 गुना हो गया है। यस बैंक आपका क्या व्यू होगा? क्या यहां से भविष्य आपको ठीक दिख रहा है और ये सही बैंक है निवेशित रहने के लिए लंबे समय के लिए? देखिए, इसके फाइनेंशियल तो फिलहाल अभिषेक जी सपोर्ट नहीं करते हैं। टेक्निकली थोड़ा सा पुल बैक जरूर देखने को मिला। आपको 17 रुपए से स्टॉक 21 रुपए के पास तक का हाई बनाया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पे अगर आप लंबा निवेश करते हैं तो ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देगा। तो आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक उसी कॉस्ट पे आपने खरीदा है, मुझे लगता है इसकी जगह आप आरईसी, एनएमडीसी या फिर बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ फोकस करें। फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, आगे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा है, 2023 में ये परफॉर्मर हो सकते हैं, तो आप उनकी तरफ आप फोकस करें, ज्यादा अच्छा है। ये स्टॉक आपको बार बार जो है वो स्पेकुलेटिव मूव और पेन देता रहेगा, तो ऐसे स्टॉक में निवेश करने में रिस्क ज्यादा है। ठीक है, तो यस बैंक में आपको ये राय दे दी गई है, थोड़ा रिस्की है, और आपकी जो एंट्री पॉइंट भी जो आप हमें बता रहे हैं उसी के आसपास ही है। तो फिलहाल अगर हल्का मुनाफा हो रहा है तो निकल जाने की राय होगी। आज हम हालांकि देख रहे हैं 2.5% ऊपर जरूर है, लेकिन क्योंकि आपकी खरीद के आसपास है तो निकल जाने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है यस बैंक में। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही जल्द अब हम 2023 में एंट्री लेने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बार एक रिकैप देख लेते हैं 2022 का, कि ये पूरा साल बाजार के लिए कैसा रहा, इक्विटी मार्केट में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला, कौन कौन से सेक्टर थे जो कि सुपरस्टार सेक्टर रहे हैं और किसने निराशा दिया है। इस पर हम आगे बात करेंगे, और हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी, बताइए 2022 बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा, कौन कौन से सेक्टर थे जहां पर कि परफॉर्मेंस देखने को मिली? जी बिल्कुल, हमने देखा कि भारतीय बाज़ार के लिए 2022 का साल काफ़ी अच्छा रहा है। हमने देखा कि बेंचमार्क इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी बैंक और इनफैक्ट इवन सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई उन्होंने इन सारे इंडेक्सेस ने टच किया है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि कोई भी सरप्राइज़ नहीं है कि भारत पूरे दुनिया में बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रहा है 2022 का। अगर हम सेक्टोरल गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें लार्जली बैंक्स, मेटल, एफएमसीजी और ऑटो जैसे सेक्टर्स से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। पीएसयू बैंक्स पर्टिकुलरली इन्होंने पूरे ही मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। अगर हम देखें फ्लिप साइड पर तो दो जो कोविड एरा के बिग विनर्स थे, आईटी और फार्मा स्टॉक्स, यहाँ पर हमने भारी गिरावट देखी है 2022 में, और इनफैक्ट आईटी इंडेक्स ने पिछले 5 साल में गेनिंग मोमेंटम था और ये साल में ये मोमेंटम टूटता हुआ हमें नज़र आया है। अगर हम देखें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखें तो अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है यहाँ पर कुछ अच्छे मूव नज़र आए थे, और इंडियन बिजनेस हाउसेज में से अडानी ग्रुप इसका सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैप एडिशन हमने देखा है। इसके बाद हमने देखा कि रिलायंस ग्रुप ने भी काफ़ी अच्छा मार्केट कैप जुटाया है, मगर टाटा ग्रुप के जो शेयर्स है यहाँ पर हमने देखा कि सबसे भारी मार्केट कैप के बेसिस पर हमने गिरावट देखी है। आइए फोकस करते हैं अब थोड़े स्टॉक्स पर। तो हम देख रहे हैं कि 2022 में काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिखाए हैं BLS इंटरनेशनल ने। इनफैक्ट बिगेस्ट ईयरली गेन है ये कंपनी के हिस्ट्री में। अडानी ग्रुप स्टॉक्स और कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं 2022 के लिए।
अगर हम देखें कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा हमने गिरावट देखा है, हमने देखा कि ये सारे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं, तो इन शेयर्स में अगर आप देखें तो ब्राइटकॉम ग्रुप, तानला प्लेटफॉर्म्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, 197 यानी कि पेटीएम और जेंसार टेक्नोलॉजीज जैसे सारे स्टॉक्स भी जुड़े हुए हैं। अगर हम इस साल को देखें तो निफ्टी का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हुआ था फेब 15 को, जहां पर इंडेक्स करीब 510 पॉइंट से बढ़ा था, और सबसे गंदा परफॉर्मेंस जो हमने देखा था इंडेक्स के लिए, सबसे जो खराब दिन था इंडेक्स के लिए वो था 24 फेब, जहां पर इंडेक्स एक ही दिन में 815 पॉइंट्स क्रैश हुआ था जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था। FIIs फ्लोज की बात करें तो पूरे साल में FIIs के आउटफ्लोज ही हमने देखने मिले हैं, मगर पिछले 2 महीने में हम देख रहे हैं कि FIIs वापस आ रहे हैं। डिफेंसिव जैसे हेल्थ केयर और फार्मा में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, मगर सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल सर्विसेज में से इनकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने घटाई है। IPOs के लिए भी एक अच्छा साल रहा है। हमने देखा कि वॉल्यूम्स IPO के बढ़े हैं 3% से, मगर जो प्रोसीड्स है IPO के, यहाँ पर 56% की गिरावट देखने मिली है। हमने देखा कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा IPO LIC लिस्ट हुआ था, और अडानी विल्मार हमने देखा कि बेस्ट परफॉर्मिंग IPO रहा है 2022 का। तो ये था पूरा रिकैप 2022 का, मगर 2023 में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस का मानना है कि लार्जली सारे पॉजिटिव्स फैक्टर इन है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि 5% पर अपसाइड का नजर आ रहा है। ठीक है, शुक्रिया वमाक्षी। तो 2022 में कौन से शेयर, कौन से सेक्टर सुपरस्टार रहे, कहां पर गिरावट रही, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कहां पर आउट परफॉर्मेंस रहा, कहां पर निराशा हाथ लगी, और इंडेक्स के लेवल पर ये साल किस तरह का गया है, ये सारे के सारे आंकड़ों को, शेयर्स को इकट्ठा करके वामाक्षी आपके लिए लेकर आई थी। और आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी आज दिन के दौरान आपको देते रहेंगे, क्योंकि आज है इस साल का आखिरी कारोबारी दिन, और इसके बाद हो जाएगी नए साल की शुरुआत बाजार में। आगे बढ़ेंगे। फेसबुक से सवाल आया है अभिषेक का, इनके पास यूके बैंक के शेयर 4478 शेयर हैं, और इसका भाव है 33 रुपये 50 पैसे के आसपास तक का, 32 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। रवि, आपसे सलाह चाहेंगे, यूको बैंक हो या फिर IOB हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, इंडियन बैंक हो, यूनियन बैंक हो, ये तमाम शेयर बहुत तेज रफ्तार से चले हैं, और कहीं ना कहीं अब ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि क्या इसके आगे की जो रफ्तार होगी, क्या वो वैल्यूएशंस के लिहाज से वाजिब होगी, या फिर अभी ज्यादा चल गए हैं, अब थोड़े से सतर्क हो जाने चाहिए। बहरहाल, आप क्या सलाह देंगे अभिषेक को, अभी बने रहें इस शेयर में या फिर आप निकलने की सलाह देंगे? देखिए, स्टॉक मार्केट में अभिषेक जी सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और जितना ज्यादा नॉलेज बढ़ाएंगे अच्छे प्रॉफिट कमाएंगे। अभी के जो हालात हैं उसमें जरूर आपने थोड़ा ऊपरी लेवल पे लिया है। एक साल में 148%, 3 महीने में ही सिर्फ देखें तो 170% ये स्टॉक बढ़ गया, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पर बनती है। तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस दूंगा कि अगर ये 30 के नीचे क्लोज करता है तभी आप एग्जिट करिए, और नहीं तो वापस ऊपर साइड में अगर आपको 35, 36 के लेवल मिलते हैं तो भी आप प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर निकल जाइए, क्योंकि अभी ये स्टॉक थोड़ी सी वोलेटिलिटी पे गेन कर सकता है, और अगर 30 के लेवल टूटते हैं तो वापस से 22 और 23 के लक्ष्य दिखा सकता है। तो रिस्क को कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश करिए, लॉस कम से कम रखिए, और अपसाइड अगर मूव आता है तो एक बार प्रॉफिट टेकिंग जरूर ले लीजिए यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो आपको ये सलाह, यूको बैंक में कोई भी उछाल आता है निकलने की कोशिश करिए इस बैंक से, क्योंकि काफी कुछ ऊपरी स्तरों पर भी आपने यहाँ पर एंट्री ले ली थी। एक और सवाल हमें आया है व्हाट्सएप पे साहिल जी का, और आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों से जुड़े काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, स्पेशली छोटे मझोले बैंकों से जुड़े जो सवाल हैं वो काफ़ी सारे आ रहे हैं दर्शकों के। साहिल जी ने भी सवाल पूछा है साउथ इंडियन बैंक पर। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ली इन्होंने, 25,000 शेयर्स इन्होंने साउथ इंडियन बैंक में लिया हुआ है, और अगर इस वक्त देखें तो स्टॉक 18 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। तो लकी है ये। साउथ इंडियन बैंक में अमूमन हम देखते हैं कि ट्रेडर्स को नुकसान ही हुआ है, लेकिन इनका जो खरीद भाव था वो अच्छे लेवल पर था, कह सकते हैं सही लेवल पर इन्होंने एंट्री की, और इस वक्त भी इनको उसका फायदा यहाँ पर क्लियरली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नीलेश, साउथ इंडियन बैंक में आप क्या सजेस्ट करेंगे? थोड़ा रुकना चाहिए और तेजी आपको दिख रही है स्टॉक में, या फिर एग्जिट कर ले?
देखिए काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने खरीदारी की है, उसके बाद काफी बड़ा मूव हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। रिसेंटली स्टॉक ने ऊपरी स्तरों पर जो हाईएस्ट टेस्ट किए थे वो थे लगभग 21 रुपीज 80 पैसे के आसपास, तो 22 रुपए के आसपास से हमने थोड़ी एक हेल्दी करेक्शन जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को मिला। अब इन लेवलों पर स्टॉक फिर से तैयारी कर रहा है, ऊपरी स्तरों पर 22 के लेवल फिर से टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे इस पर्टिकुलर काउंटर का चार्ट देखें तो 2019 के जो आए थे वो लगभग थे 18 रुपए के आसपास, वो ऑलरेडी पार कर चुका है काउंटर। अब ऊपरी स्तरों पर यहाँ से अगर थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लें तो 25 से 27 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट एक महीने के अंदर ये काउंटर फिर से 22 तक के लेवल छूता हुआ नजर आ सकता है। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना होगा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 17 रुपए के आसपास का, और करंट पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर 21 से 22 रुपए तक के इमीडिएट टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक में भी बने रहने की सलाह है नीलेश की। अब सवाल लेंगे अब नीरज का, व्हाट्सएप के जरिए है इनके पास है। मैप माई इंडिया की 100 शेयर 1148 रुपए के भाव पर ये शेयर हैं। थोड़ी सी गिरावट पर लेने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन बहुत बुरा हाल रहा है। अब जो नए बिजनेस वाली जो कंपनियां हैं रवि, और आप देखिए 1070 के आसपास का भाव आ गया है, 2000 रुपए के आसपास का प्राइस इसका था। क्या सलाह देंगे? अब तो बिल्कुल साल के निचले स्तरों के आसपास ये शेयर है, कोई रिकवरी की उम्मीद है? आपको लगता है कि कुछ बिजनेस में इतना दम है जिसको आगे प्रोपेल करेगा 2023 में इसमें बाइंग आने के लिए, शेयर के चलने के लिए? अभिषेक जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये देख के शेयर मत खरीदे कि वो अपने से आधा गिर चुका है तो अब बढ़ जाएगा। कई बार ऐसा स्टॉक होता है वो और गिर जाते हैं और आप फंस जाते हैं। अब मैप माई इंडिया या फिर जो अभी रिसेंट से स्टार्टअप रहे, एंटरप्रेन्योर रहे, उनमें कंपनीज ने काफी जो है वो अग्रेसिव ग्रोथ दिखाई, लेकिन जब नंबर्स की बारी आई तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया और इसी वजह से इन्वेस्टर ने उसको स्वीकारा नहीं। अभी मैप माई इंडिया का भी कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। जहां तक लक्ष्य की बात करें, मुझे लगता है कि 800 के लक्ष्य तक ये स्टॉक अभी जा सकता है। छोटे मोटे पुलबैक आपको दिखाता रहेगा, आपको लगेगा कि ये स्टॉक अब निकलने वाला है, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़े से फॉल्स पुलबैक आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सजेशन यही होगा, छोटा अभी यहाँ पर लॉस आपको जरूर आ रहा है, लेकिन छोटा लॉस है, एग्जिट हो जाइए, बड़े लॉस के लिए वेट मत करिए। और जो स्टॉक्स अभी हम लोग यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं, एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात कर रहे हैं, उन स्टॉक्स पे फोकस करिए, प्रॉफिट कमाइए। स्टॉक से प्यार मत करिए, प्रॉफिट से प्यार करिए। ठीक है, तो ये राय है। अभी आपको जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है लेकर निकल जाने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। चलिए अब बात करते हैं अगले दर्शक की। मुंबई से हमारे साथ किरण जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। किरण जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछे। चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उनका सवाल है हमारे पास। अनंत राज, ये स्टॉक इन्होंने लिया हुआ है, 500 शेयर इन्होंने 102 के भाव पर खरीदा हुआ है और मुनाफा हो रहा है इनको अच्छा। 113 के भाव पर इस पर स्टॉक कारोबार भी कर रहा है और पिछले एक हफ्ते में ही अगर हम देखेंगे तो स्टॉक करीब 23% चल चुका है। 23 से 24% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। किरण जी हमारे साथ वापस से शायद जुड़ चुके हैं। किरण जी, कब लिया था आपने अनंत राज को और कितना समय दे सकते हैं? चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे, लेकिन जैसा कि हम समझ पा रहे हैं शायद हाल ही खरीद हो सकती है और छोटे समय में ही इनको गेन काफ़ी अच्छा हो रहा है। करीब 6000 के आसपास का मुनाफा भी इनको इस वक्त इस स्टॉक में हो रहा है, अगर इन्होंने हाल फिलहाल में ही लिया है स्टॉक को। तो नीलेश क्या सजेस्ट करेंगे? मुनाफा हो रहा है और आज भी देखिए स्टॉक करीब 8.5% ऊपर है और तेजी दिखाई दे रही है। आपको चार्ट्स में बने रहना चाहिए या फिर निकल जाए प्रॉफिट बुक करके? बिल्कुल पूजा जी, देखिए एक रिसेंटली जो एक डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे बना था वो निगेट होता हुआ नजर आ रहा है। आज के सेशन में जो मेजर हर्डल था 113 114 के आसपास का, वो ब्रीच हो चुका है। हालांकि देखिए 5 कंसेक्यूटिव सेशन हम लगातार तेजी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट ध्यान में रख के चलना चाहिए वो होगा 118 से 120 का। 118 से 120 वो रेंज होगी जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। और थोड़ा सा अगर समय देना चाहें और ये पोजीशन को होल्ड करना चाहें तो टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 106 रुपए के आसपास का टेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपरी स्तरों पर 120 के
लेवल अगर ब्रीच होते हैं तब वहां पे एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी और उसके बाद 130 135 तक के इमीडिएट टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे सबसे पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए पोजीशन में बने रहे। ठीक है, 106 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अनंत राज के शेयर में बने रहने की सलाह है। अब पिछले 5 दिन से शेयर में लगातार तेजी है और ऑलमोस्ट 25% के आसपास का उछाल ये शेयर दिखा चुका है। 90 रुपए के स्तर से लगातार बाइंग है। नॉर्थ इंडिया में एक अच्छी प्रेजेंस इस कंपनी की कंस्ट्रक्शन स्पेस में और खासतौर से डेटा सेंटर, आईटी पार्क, इस तरह की बिल्कुल स्पेशलिटी वाली चीजें ये कंस्ट्रक्शन के काम ये करती है अनंतराज इंडस्ट्रीज। आगे बढ़ेंगे, गुड़गांव से सुरेश अग्रवाल हमारे साथ हैं। सुरेश जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार, मेरे पास एलटी फूड का शेयर है। एलटी फूड्स आपने कब लिए सुरेश जी? ये मैंने 3 महीने पहले लिए थे। 3 महीने पहले की बाइंग है एलटी फूड्स की। हम देखा था, हमने 3 महीने पहले अच्छा एक्शन भी आया था चावल स्टॉक्स में। थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से प्रेशर ज़रूर आया है, लेकिन बढ़िया चला है ये शेयर। वैसे अगर हम बात करें तो 6 महीने में तकरीबन 50% के आसपास के रिटर्न है एलटी फूड्स में। 58 रुपए के आसपास का इसका साल का निचला स्तर है, तो वहाँ से ऑलमोस्ट डबल तो हो गया था ये। लेकिन जिस भाव पर ख़रीदा है उस भाव के थोड़े से आसपास ही हैं। नीलेश, एलटी फूड्स, इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं और क्या सजेशन होगा आपका? वेल अभिषेक जी, देखिए ओवरऑल स्टॉक जो है एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है काफी लंबे समय से। 110 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है, उसके बाद ऊपरी स्तरों पर जो रेजिस्टेंस है वो है 128 के आसपास। तो अभी भी करंट लेवल से ऊपरी स्तरों पर जाने के लिए काफी जगह है और इसी स्पेस में से KRBL दूसरा एक काउंटर है जहां पे भी हमने काफी एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है। तो एक सेगमेंट ये थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर मेंटेन करें, वो लगभग निकल के आ रहा है 112 रुपए के आसपास का। ऊपरी स्तर पर 125 से लेके 130 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे जनवरी सीरीज में हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो एलटी फूड्स पर यह है, अभी भी आप बने रह सकते हैं। जनवरी तक और तेजी की उम्मीद है एलटी फूड्स में। व्हाट्सएप पर सवाल भी हमें भेजा है आलोक जी ने। ग्लोबल स्पिरिट्स पर सवाल है इनका। 45 शेयर्स 1080 के भाव पर लिया हुआ, थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री कर ली है। नुकसान काफ़ी हो रहा है। हालांकि आज हम देख रहे हैं तो करीब 2.5% ऊपर है ये स्टॉक और पिछले एक हफ्ते से लगातार एक अप ट्रेंड में है। करीब करीब 40 अंक चल चुका है ग्लोबल स्पिरिट्स का शेयर। क्या सजेस्ट करेंगे रवि, ग्लोबल स्पिरिट्स में बने रहने की राय देंगे? क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं स्टॉक में? जी बिल्कुल, देखिए अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैनिक सिचुएशन तो नहीं है, फंडामेंटल स्टेबल है। थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पे देखें तो ये स्टॉक 1500 रुपए से गिरावट आई, वापस एक बॉटम बनाता हुआ नजर आया लगभग 720 750 के पास। लेकिन मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक अभी कर सकता है, वापस से एक बार 950 के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो अभी जल्दबाजी ना करें, कम से कम अभी थोड़े दिन का समय यहाँ पर दिया जा सकता है क्योंकि फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएंगे। तो एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए यहाँ पर 820 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस। उसके नीचे जाता है तो आप अपने रिस्क को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो अपसाइड में 950 तक के लक्ष्य के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल स्पिरिट्स 850 के आसपास है, 950 के लक्ष्य के लिए इसमें आप निवेशित रहिए, ये सलाह है रवि की। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से सवाल आया है अमित का और ये सवाल हमें उन्होंने भेजा है ट्विटर के जरिए। इनके पास है एफएल इंडिया के 40 शेयर 1222 रुपए के भाव पर। नीलेश, एफएल इंडिया को अगर आप ट्रैक करते हैं क्या? क्योंकि हमने देखा है कि ये शेयर एक बड़े वाले रेंज में रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव झेला है। हालांकि वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये उस स्पेस में है जहां पर आगे शायद ज़्यादा मौके बन सकते हैं। डिजिटल इंडिया वाले थीम से जुड़ा हुआ है, मोबाइल मार्केटिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ है। चार्ट्स इसके कैसे लग रहे हैं आपको और क्या सलाह देंगे आप? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो वॉल्यूम एक्टिविटी काफी कम है यहाँ पर, काफी ड्राई वॉल्यूम्स हैं। उसके साथ साथ अगर हम स्टॉक्स का बिहेवियर देखें तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, काफी साइडवेज एक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। पिछले 2 साल में काउंटर ने कोई मेजर अपमूव और डाउनमूव यहाँ पे नहीं दिखाया है। ऊपरी स्तरों पर 1500 के आसपास हालांकि एक अपमूव हमें यहाँ पे देखने को जरूर मिला था, बट करंट लेवल पे अगर हम देखें तो जो सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है 900 रुपए के आसपास का। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें यहाँ पे, और कोई भी पुल बैक अगर 1200-1250 की रेंज में आता है तो वहां पे एक बार के लिए मुनाफा वसूली करने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो आपको मुनाफा वसूली करने की राय, थोड़ा सा उछाल मिले तो मुनाफा वसूली करने की राय आपको दी जाती है स्टॉक में।
अब आगे बढ़ते हैं और हमें व्हाट्सएप के जरिए ही सवाल आया है दिल्ली से बसंत जी का, और इनका सवाल इनके पास दो स्टॉक है। पहले तो IRFC पर सवाल है इनका। 25,000 शेयर्स इन्होंने 32 रुपए के भाव पर इस वक्त लिया हुआ है, और अभी देखेंगे IRFC को तो करीब करीब इनकी खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। हाल फिलहाल की खरीद ही लग रही है। एक बार टेक्निकल चार्ट्स पर राय ले लेते हैं। नीलेश, क्या सजेस्ट करेंगे? IRFC एकदम इनकी खरीद के भाव के आसपास ही है, मेरे ख्याल से रिसेंटली ही इन्होंने ले लिया होगा, और अभी आपका व्यू भी जानना चाह रहे हैं। स्टॉक सिलेक्शन सही है और तेजी के लिए रुक जाएं IRFC में? पूजा जी, देखिए शो की शुरुआत में इस पर्टिकुलर काउंटर पे क्वेरी आई थी। सिमिलर व्यू है, 30.5 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपरी स्तरों पर 36, 36.5 ये रिसेंटली यहाँ पे एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना है। अगर उन लेवलों के आसपास आता है तो वहां पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, बट करंट लेवल पे सबसे पहले तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। 30.5 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, और ऊपरी स्तरों पर जैसे कि मैंने कहा 36, 37 ये वो रेंज होगी जहाँ पे इनको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, आपको आपके लेवल तो हल्की तेजी दिखेगी तो वहां पर प्रॉफिट बुक करने की राय। दूसरा सवाल इनका बजाज हिंदुस्तान पर है। ये भी मेरे ख्याल से अभी रिसेंट ही इन्होंने लिया होगा। 10,000 शेयर्स इन्होंने 17 के आसपास लिए हैं, 17 रुपए 30 पैसे, और उनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग का नजरिया लग रहा है इनका। रवि, लेकिन बजाज हिंदुस्तान क्या सही लेवल्स हैं एंट्री लेने के लिए, खरीदारी करने के लिए? क्योंकि शुगर शेयरों में हमने देखा उतार चढ़ाव काफी बना रहता है। आप इसमें बने रहने की राय देंगे क्योंकि फिलहाल नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में है इस वक्त, या फिर निकल जाए कोई और अच्छा स्टॉक इनको सुझाएंगे? देखिए, वैसे तो ये काउंटर थोड़ा सा स्पेकुलेटिव मूव करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग फंडामेंटल नहीं है, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट है। एंट्री कर गए हैं तो फिर 18 रुपए का टारगेट लगा दीजिए, 1-1.5 रुपए पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। बहुत ज्यादा यहाँ पर रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आपको शुगर में अगर कुछ अच्छा निवेश करना है तो बलरामपुर चीनी की तरफ फोकस करिए, या फिर आप रेणुका शुगर की तरफ फोकस करिए, उत्तम शुगर की तरफ फोकस कर सकते हैं, और लक्ष्य बजट तक रखिए। ये मोमेंट्री ऊपर नीचे ये सब होते रहेंगे, लेकिन बजट तक में थोड़ी सी अनाउंसमेंट की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री में थोड़ा सा बूम है, और खासतौर से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ है। इसलिए क्योंकि एथेनॉल मिक्स की जब से बात चली है उसके बाद से शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा रनअप पकड़ा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो आप एक स्टॉप लॉस जरूर डाल लीजिए। अगर 16 के नीचे जाता है तो एग्जिट करिए, नहीं तो 18-19 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये तो शुगर स्टॉक्स पर बुलिश है, और कम से कम बजट तक तो एक अच्छा रुझान इसमें बना रहेगा, ऐसा रवि को भरोसा है। बजाज हिंदुस्तान आप निवेशित भी रह सकते हैं। 18-19 के आसपास तक के तो दायरे इसके खुले हुए हैं, वहां पर जाकर आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शो को अब यहाँ पर समेटेंगे। बाजार में कोई खास एक्शन नहीं है, लेकिन इस दिन को हम एक्शन से भरपूर जरूर बनाएंगे, और दिन भर आपको ब्रोकरेज की भी वो पिक्स बताएंगे जो आपको 2023 में बढ़िया दमदार रिटर्न दे सकते हैं। तो 5 ब्रोकरेजेस की हम 25 पिक्स लेकर हाजिर होंगे आज दिन के दौरान। तो आप 18 स्वदेश को देखते रहिए, कहीं जाएगा नहीं। इस शो को फिलहाल यहीं से मिटेंगे। रवि, नीलेश, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों की जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत।